मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10 की मॉडल सेट 1 साइंस का सब्जेक्टिव के बारे में। वैसे तो हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव कर लिए थे, अगर नहीं देखे तो पहले वो देख लें, क्योंकि फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप में। देखिए पहला क्वेश्चन में बोल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों को लिखें। ठीक है मेरे दोस्त, तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, उसका रेखा के बारे में दो गुण को लिखना है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा आप लोग एक बेसिक समझ लीजिए कि मैग्नेट जो होते हैं आपका इस टाइप में, मैग्नेट के अंदर में दो ठो पोल होते हैं, एक साउथ पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होते हैं। तो आप लोग को इसमें बता देना चाहते हैं कि इसका बेसिक यही है कि इसमें जो इसके किनारे किनारे एक मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, ऐसा, और मैग्नेट के किनारे किनारे हमेशा क्या बनते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। तो मैग्नेट के किनारे किनारे हमेशा क्या बनते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं वो हमेशा एन से एस की ओर जाती है। तो एन से निकलते हैं और किधर जाती हैं, एस की ओर घुसते हैं। इधर से भी एन से निकलती हैं और किधर जाती हैं, एस की ओर घुसती हैं। पर अंदर में क्या होता है, मैग्नेट के अंदर में उल्टा होता है। मैग्नेट के अंदर में क्या होता है, मैग्नेट के अंदर में हमेशा ये एस से एन की ओर जाती है। अगर इसमें क्वेश्चन पूछ देंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में मैग्नेटिक ऑफ लाइंस किधर जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा एस से एन की ओर जाते हैं, एस से एन की ओर जाते हैं। पर बाहर में किधर जाते हैं, बाहर में उसके अपोजिट जाते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर मैग्नेटिक लाइंस जाते हैं। और मैग्नेटिक लाइंस है जो एक दूसरे का क्या, ये कर्व में बना हुआ है, यानी कि वक्र में बना हुआ है, ये वक्र में एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो इसी गुण के बारे में यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। तो देखिए यहाँ पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, पहला पॉइंट है ये बल रेखाएं बंद वक्र होते हैं। ये देखिए बल रेखाएं क्या है, बंद है और वक्र जैसा बना हुआ है। हम बोले थे कर्व बनेंगे और ये बंद रहेंगे, ये कहीं से भी खुला नहीं रहते। तो पहला पॉइंट आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं, दूसरा पॉइंट में बोल रहे हैं जहां पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को निकट रहती है वह चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। ये जो निकटतम अगर ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा, मतलब निकटतम अगर बहुत नजदीक होगा तो उसमें क्या होगा, बल ज्यादा लगेंगे। तो दूसरा पॉइंट बोले जहां क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट रहेंगे वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक बल प्रबल होता है। ठीक है। अब तीसरा में बोल रहा है दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो आपको पहले भी बता दिए ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तुओं को वक्रता केंद्र पर रखा जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम में, आप लोग 2 नंबर पक्का कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हम एक ही बार बताएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएंगे, 5 और 6 फिगर एक ही बार बता देंगे। ठीक है मेरे दोस्त। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसे आप लोग रहने दीजिए, हम एक ही बार बता देंगे। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दें। धातु के वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आपको इसे समझना तो आप लोग इसको ऐसे समझिएगा, अम्ल, ठीक है, और क्षार जब दोनों का अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल। इसी को हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो इतना ना याद रख के आप छोटा सा याद रखिएगा, अम्ल और क्षार को जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त। तो इसका एक आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे एग्जांपल इसमें आप लोग याद कर लीजिएगा Al2O3 ZNO इत्यादि। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो इसको देखिए अभिक्रिया हम लोग कराएंगे। ये क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड को HCl का मतलब क्या होता है, अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2Al3 और 3H2O। ठीक है, और उसी टाइप से अगर फिर Al2 को NaOH के साथ कराएंगे, कराए थे अम्ल के साथ, और दूसरा बार में जब जो अभिक्रिया करवाएंगे वो कराएंगे क्षार के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये क्षार है, क्या बन जाएंगे, NaLO2 प्लस H2O। ठीक है मेरे दोस्त। तो आप रिएक्शन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बाकी उभयधर्मी ऑक्साइड तो लिखना बहुत ही आसान है। अम्ल और क्षार को जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल प्राप्त होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो देखिए एक प्रेडिक्ट टेबल, आप लोग क्लास में एक प्रेडिक्ट टेबल बना हुआ है जिसमें ढेर सारा एलिमेंट लिखा हुआ है। तो आधुनिक आवर्त जो है, सबसे पहले, इससे पहले मेंडलीव का आवर्त सारणी था, उसी को मॉडिफाई करके मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप में है क्वेश्चन का उत्तर। देखिए मोसले 1911 के अध्ययन के आधार पर बताया गया कि परमाणु संख्या किसी तत्व का मौलिक गुण है, न कि परमाणु भार है। आधुनिक आवर्त नियम इस परमाणु संख्या पर आधारित है। इस नियम के अनुसार तत्वों को भौतिक एवं रासायनिक गुणों के उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के नियम के अनुसार उनकी परमाणु संख्या को बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है। इससे पहले मेंडलीव का आवर्त सारणी था, उसमें परमाणु द्रव्यमान के अनुसार उसे बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया था। एलिमेंट को, जो तत्व को है, बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया था। पर इसमें क्या, पर मोसले आकर उसे मॉडिफाई कर दिया और वो अपना एक आधुनिक आवर्त सारणी बनाया, जिसमें क्या किया, परमाणु संख्या को बढ़ते हुए क्रम में उसे सजा दिए। भौतिक और रासायनिक जो गुण थे उसे बढ़ते हुए परमाणु संख्या के अनुसार उसे सजाया गया। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है पीत का कार्य क्या है। देखिए पीत, सबसे पहले पीत निकलता कहां से, तो पीत जो निकलता हुआ यकृत से निकलता है, और पीत होता है पित्ताशय में, रहता है पित्ताशय में, पर निकलता कहां से, यकृत से। ठीक है, तो यहाँ देखिए बोल रहा है पीत का कार्य क्या है। तो यहाँ देखिए पीत गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है। पीत कैसा होता है, गाढ़ा होता है और हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है, क्षारीय। ठीक है, जो कि आमाशय में ग्रहणी में आय अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर देता है। अम्लीयता को क्या करता है, नष्ट करता है। अम्ल को नष्ट कौन करेगा, क्षार ही करेगा, बनाता है, ताकि
अग्नाशय इस एंजाइम पर उस पर क्रिया कर सके। पीत के लवणों की सहायता से भोजन के वसा विखंडन पाइसीकरण होता है ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। इस प्रकार पीत का पाचन महत्वपूर्ण सहायक होता है। पीत देखिए खाना पचाने का भी एक तरह से कार्य करता है जो पाइसीकरण करता है, ठीक है, और इसका और कोई काम ऐसा है नहीं, ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में है खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण दें। मान ले कि अत्यधिक हरे पौधे वाला खेत है। अब पौधे को चूहे द्वारा खाया जा सकता है, चूहे को बिल्ली के द्वारा खाया जा सकता है और आखिरकार बिल्ली को कुत्ते द्वारा खाया जा सकता है। इसलिए हम पाते हैं कि एक क्रम में होता है जिसमें एक जीव अपने पेट को भरने के लिए एक दूसरे को जीव को खाता है। समुदाय में जीवित जीवों को अनुक्रम जिसमें एक जीव भोजन ऊर्जा हस्तांतरित करने के लिए किसी दूसरे जीव का उपयोग करता है उसे आहार श्रृंखला कहलाता है। देखिए इसे आप लोग बैठा के लिखिएगा। श्रृंखला मैंने क्या होता है, सीक्वेंस। सीक्वेंस का खाद्य, खाद्य मैंने क्या खाना, तो सीक्वेंस से जो खाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं मानव बकरी को खाता है और बकरी घास को खाता है। इस टाइप से आप लोग याद रख सकते हैं, यह खाद्य श्रृंखला है। आप इसे बैठा के लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें चूहे के बारे में दिया हुआ है तो आप चूहे के बारे में इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख पाइएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन की विधियों को लिखे। तो देखिए ए में है हाइड्रा और बी में है राइजोपस। तो देखिए हाइड्रा में कौन सा विधि होता है, मुकुलन विधि होता है, इसको याद कर लीजिएगा। राइजोपस देखिए राइजोपस कवक बीजाणु द्वारा निर्माण होता है। अब देखिए आप लोगों का अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष को क्या कारण है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेत्र से ये क्वेश्चन हमेशा एक देते हैं दोष के बारे में, या तो निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष या फिर आबिंदुकता। चार तरह का दृष्टि दोष है, चारों में से एक हमेशा देते ही देते हैं। तो इसे हम आप लोगों को बेसिक समझा देते हैं। आप एक बार बेसिक अच्छे से समझ जाइएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कभी भी निकट दृष्टि दोष को समझने में, ठीक है मेरे दोस्त। तो देखिए निकट दृष्टि दोष को समझने के लिए आप लोग को थोड़ा सा एक डायग्राम समझने हैं। डायग्राम समझने के बाद आप अपने से इजिली उसे लिख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आप बस इतना ही याद रखिए। मानिए कि आपका एक कोई लाइट का एक सोर्स है। मान लीजिए हम टॉर्च ले लिए, लाइट का सोर्स के लिए क्या ले लिए, एक टॉर्च ले लिए। तो यहाँ हमको बोला है निकट, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। पहला क्वेश्चन हम लोग क्या है, निकट दृष्टि दोष। ये टॉर्च का लाइट है तो यहाँ हम लोग 3 चीज याद रखेंगे। कोई भी प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो कोई भी प्रतिबिंब हमेशा बनता है रेटिना पे। अगर रेटिना पर आपका प्रतिबिंब बन रहा है तो समझिए कि आपका आंख सही है, और रेटिना के अगर पार बन रहा है या रेटिना से पहले बन रहा है तो समझिए आपका आंख में कुछ ना कुछ दोष है। तो देखिए निकट बोला तो इसका जो लाइट है ना, टॉर्च का जो लाइट निकल रहा है वो हम लोग रेटिना से निकट ही रखेंगे, रेटिना पर नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। बस इतना ही कीजिएगा, आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखिए निकट बोल रहा तो आपको निकट तक ही दिखाई देगा, रेटिना के पास दिखाई नहीं देगा, यानी कि निकट वाला चीज आपको दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट का चीज साफ साफ दिखाई देगा। यहाँ लिख लीजिए निकट का वस्तु साफ दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा, ठीक है। और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसे आपका डिफिनेशन हो गया और कुछ नहीं करना है। नजदीक कर दें तो नजदीक का चीज दिखाई देगा, दूर का चीज दिखाई नहीं देगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष याद करने का सबसे बेहतर तरीका यही है, ठीक है। मान लीजिए ये टॉर्च का एक सोर्स है, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रहा है, यहाँ रेटिना है। हम लोग क्या बोले थे, ये निकट, इधर निकट है, अब आगे इसका क्या होगा, दूर। खाली यही 3 चीज याद रखेगा, निकट, रेटिना और इधर दूर। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पे निकट है, इधर दूर, ठीक है। तो यहाँ देखिए दूर दृष्टि दोष बोल रहा तो मेरा लाइट कहाँ तक जाएगा, दूर तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, दूर तक, यानी दूर देख सकते हैं हम। क्या देख सकते हैं, दूर देख सकते हैं, पर निकट नहीं देख पाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, दूर साफ दिखाई देगा, निकट नहीं देख पाएंगे, ठीक है, निकट नहीं दिखाई देगा। इसे आपको डिफिनेशन से कोई दिक्कत नहीं। इसमें कौन सा लेंस लगाएंगे, इसमें आप लोग याद रखिएगा अवतल लेंस लगाकर ठीक करते हैं। इसको कौन सा लेंस लगा कर ठीक करते हैं, अवतल लेंस। और इसको दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगा कर ठीक करते हैं, उत्तल लेंस, ठीक है मेरे दोस्त। बस ये आप लोगों को याद रखना है। याद करने का ये सबसे अच्छा तरीका आप लोगों को बता दिए हैं, आप इसे चाहें तो समझ लें। देखिए नजदीक में क्या करना है, लाइट को नजदीक कर देना है तो निकट का चीज साफ साफ दिखाई देगा, दूर का चीज साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो वही चीज यहाँ पे लिख दी है। और दूर दृष्टि दोष में क्या करना है, लाइट को दूर लेके चल जाएंगे, रेटिना से पार कर देंगे तो देखिए दूर का चीज साफ साफ दिखाई देगा, निकट का चीज नहीं दिखाई देगा। वही चीज यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो ये फिगर बनाना नहीं है, फिगर कैसा बनाना है, नेत्र वाला बनाना है, बस ये याद करने के लिए जो बच्चा का कंफ्यूजन रहता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला निकट दृष्टि दोष को दूर कैसे किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है। निकट दृष्टि दोष बोला तो निकट का वस्तु को हम लोग देख सकते हैं, दूर का वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है और इसमें अवतल लेंस लगाकर ठीक किया जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है निकट की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई
यहाँ देखिए बोल रहा है निकट की वस्तुओं का स्पष्ट दिखना परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखना ही निकट दृष्टि दोष कहलाता है। हम बोले थे निकट की वस्तुओं को देख पाएंगे साफ साफ और दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसका निवारण अवतल लेंस द्वारा चश्मे से होता है। इसमें अवतल लेंस लगाइएगा तब ठीक हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, इसमें देखिए दोष होने का उत्पन्न कारण क्या है, इसमें क्या हो जाता है अभिनेत्र लेंस की उच्च अभिसारी शक्ति के कारण उसकी छोटी फोकस दूरी के कारण इसमें देखो फोकस दूरी घट जाता है। डायरेक्ट इसमें आप लिखिएगा फोकस दूरी घट जाता है, इतना लिखने की जरूरत नहीं। क्या लिखिएगा फोकस दूरी घट जाता है, यहाँ आप लिख सकते हैं फोकस दूरी घट जाता है, घट जाता है। पहला पॉइंट लिखिएगा फोकस दूरी घट जाता है और लेंस की क्षमता बढ़ जाता है, इसमें लिख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट में क्या है नेत्र का गोलक लंबा हो जाता है, नेत्र गोलक अत्यधिक बड़ा हो जाने के कारण ऐसा होता है, नेत्र गोलक क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कारण में भी लिखा है, थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। मान लिया कि वस्तु आदर्श बिंदु दूर f जबकि वास्तविक बिंदु f डैश है तो f पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल लेंस द्वारा f पर बनाया जाता है। इस प्रतिबिंब का नेत्र देख लेता है, इस f डैश पर वस्तु को देखने लगती है तथा दोष का निवारण हो जाता है। यानी कि आप अवतल लेंस इसमें लगाइएगा तो वो जाकर इसमें क्या होगा, देखिए एक अवतल लेंस लगाइएगा चश्मा में तो लाइट जाएगा, तो ये क्या करता है ये फैलाने का हल्का सा काम कर थोड़ा सा फैला देगा तो जाकर आपका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, जाकर वस्तु पर बन जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है जो नोमरिकल है, आप लोगों को नोमरिकल एक ही बार बता देंगे, 5 6 7 8 10 नोमरिकल 8 10 जितना भी नोमरिकल है एक ही बार बता देंगे। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है, कैसे उदाहरण देकर समझाएं। देखिए संयोजन वह अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व यौगिक परस्पर संयोग करके बिल्कुल भिन्न वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। संयोजिक अभिक्रिया मतलब होता है 2 ठो मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएगा, उसको संयोजिक बोलते हैं। वियोजन क्या है, वियोजन में एक है जो 2 में बढ़ जाता है उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए संयोजन का एक एग्जांपल है C+O2, तो 2 है 2 या 2 से अधिक मिलकर एक ठो बना देता है, उसको हम लोग संयोजन मैंने एक तरह से जोड़ हो गया, वियोजन मैंने क्या होगा बांट देना। इसमें देखिए इसको हम लोग बैलेंस किए हैं, आगे में 2 दिए हैं, यहाँ पे CO 2 ठो हो गया, इधर कितना है CO, इधर CO 1 ठो था तो यहाँ 2 दे दिया, तो कितना 2 2 CO हो गया, यहाँ 2 दे दिए, तो देखिए 2 को O यहाँ पे 2 को 4 गो है तो यहाँ पे 2 देने से क्या हो गया 4 गो O भी बन गए। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया देखिए वियोजन अभिक्रिया या विघटन वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से बिल्कुल भिन्न वाले 2 या 2 से अधिक पदार्थ का बनते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है एक पदार्थ लेंगे और उसको रिएक्शन करवाएंगे तो उसमें 2 में टूट जाएगा। ठीक है, मान लीजिए CaCO3 हम लिए हैं, ये किसमें टूट गया CaO + CO2। ठीक है, मान लीजिए KClO3 लिए हैं तो ये किसमें टूट गया KCl + O3। आप लोग रिएक्शन याद करते चल जाइएगा, अब बाकी लिखने वाला तो आप लोग को हम समझा ही दे रहे हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वियोजन संयोजन अभिक्रिया एक दूसरे का विपरीत है। इसी तरह से हम लोग स्पष्ट हो गया कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया एक दूसरे से विपरीत है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए मेंडलीफ के आवर्त सारणी की क्या कमियां थी, उसने आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूर किया गया। उत्तर में देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में सजाने से मेंडलीफ की आवर्त सारणी बहुत सी दोष दूर हो गए। मतलब कि देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी था जो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पे थे, पर आधुनिक आवर्त सारणी में क्या हुआ उसे बढ़ते हुए परमाणु संख्या के अनुसार उसे सजा दिए, तो इस तरह से बहुत सारे दोष दूर हो गए। ठीक है, तो पहला पॉइंट है अधिक परमाणु भार वाले तत्व कम परमाणु भार वाले तत्व के पहले रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है समान गुण वाले तत्व अलग अलग एवं असमान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है जिससे आवर्त सारणी में इसका सबसे स्थान ऊपर दिया गया। ठीक है, चौथा है किसी तत्व की किसी समस्थानिक की परमाणु संख्या समान होती है अतः इन्हें आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में रखा जाना उचित है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने के क्या कारण है। कार्बन यौगिक विशाल संख्या होने के निम्नलिखित के 2 कारण हैं। पहला है कार्बन यौगिकों के श्रृंखलन गुण का होना, दूसरा है कार्बन की चतुसंयोजकता गुण का होना। ये दोनों आप लोग याद कर लीजिए, कार्बन में 2 ठो होता है, एक तो यौगिक संकलन होता है, एक तो चतुसंयोजकता गुण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं समझाएं। हृदय के बाएं आलिंद का संबंध फुफ्फुस शिरा से होता है जो कि फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त को लाती है। बाएं आलिंद का संबंध एक दिक्पाट द्वारा बनाए निलय से होता है अतः बाएं आलिंद का ऑक्सीजन युक्त रक्त कपाट खोलकर बाएं निलय में आ जाता है। बाएं निलय का संबंध एक महाधमनी से होता है अतः यह बाएं निलय के ऑक्सीजन युक्त रक्त से महाधमनी से होकर पूरे शरीर में चला जाता है। शरीर में विभिन्न भागों से ऑक्सीजन विहीन अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा दिए गए आलिंद में आता है। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच त्रिपाट का होता है अतः दाएं आलिंद का एक रक्त कपाट से होकर दाएं निलय में आ जाता है। दाएं निलय का संबंध फुफ्फुस धमनी से होता है जो फेफड़े तक जाती है अतः यह रक्त फुफ्फुस धमनी से होता है हुआ फेफड़ा तक जाता है। वहाँ उसकी कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में चली जाती है और ऑक्सीजन रक्त में आ जाती है। परिवहन का एक चक्कर पूरा करने में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, इसलिए मनुष्य में रक्त परिसंचरण दोहरा परिसंचरण कहते हैं। दोहरा परिसंचरण के कारण शरीर का पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है, उच्च ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे शरीर का उचित तापमान
कहा जाता है। यानी कि हृदय से होकर जो रक्त गुजरता है वो 2 बार गुजरता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं। ठीक है, जो प्रकाश द्वारा, सूर्य प्रकाश द्वारा हम लोग को ऊर्जा मिलता है, उसको हम लोग कैसे उसका उपयोग करते हैं। देखिए उत्तर में, सूर्य संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य क्या है, संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य हमें निःशुल्क ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा प्रदान करवाता है। सूर्य क्या करवाता है, हम लोग को निःशुल्क प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करवाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा होता है वो लोग क्या कहलाता है, सौर ऊर्जा कहलाता है। सूर्य के भीतर होने वाली नाभिकीय संलयन अभिक्रिया विशाल मात्राओं में ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा विमुक्त करती है। देखिए सूर्य के अंदर क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। ठीक है, या ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा सौर ऊर्जा के रूप में सूर्य द्वारा सभी दिशाओं में विकिरित करते हैं। सूर्य से क्या निकलते हैं, प्रकाश ऊर्जा निकलता है, सभी दिशाओं में निकलते हैं। ठीक है, सूर्य लगभग 5 अरब वर्षों 5 × 10⁹ वर्षों से वर्तमान दर से ऊर्जा की विशाल मात्रा विकिरित कर रहा है। यानी कि 5 अरब से हम लोग को ऊर्जा वो दे रहा है और आगे भी लगभग 5 अरब वर्षों तक उसी दर से ऊर्जा विकिरित करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि सूर्य बहुत अधिक दूर है। सूर्य द्वारा विकिरित सौर ऊर्जा का केवल थोड़ा सा अंश ही पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी परत तक पहुंचता है। सौर ऊर्जा के आधे से थोड़ा कम, लगभग 47% जो वायुमंडल की परिधि ऊपरी सतह पर पड़ता है। मतलब कहने का अर्थ है कि थोड़ा से ही अंश हम लोग को सूर्य का प्रकाश का मिलता है, पूरा नहीं मिल पाता है। ठीक है, वस्तुतः पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। शेष और ऊर्जा वायुमंडल द्वारा अंतरिक्ष में वापस परावर्तित कर दी जाती है। बाकी सब ऊर्जा क्या हो जाता है, परावर्तित करके द्वारा वहीं अंतरिक्ष में चला जाता है और वायुमंडल द्वारा अवशोषित भी कर ली जाती है। जो ही वह पृथ्वी की सतह की ओर उसे होकर नीचे आती है, सौर ऊर्जा जो पृथ्वी तक पहुंचती है, भूमि तथा जलाशय जैसे नदियां, झीलों और महासागरों और पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। भूमि तथा जलाशयों द्वारा रोकी गई सौर ऊर्जा अनेक घटनाएं जैसे पवन, तूफानों, वर्षों, हिमपात और सागर तरंग इत्यादि उत्पन्न करती है एवं पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा भोजन तैयार करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, इसे आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसे आप लोग बैठा के लिख दीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर अब 15 की ओर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे हैं, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, यहाँ पे देखिए आप लोग एक फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। R = होता है रो L/A। ठीक है, तो यहाँ देखिए R है जो तार की लंबाई पर निर्भर करता है और तार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, यानी कि नीचे अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि जो मोटाई का जो क्षेत्रफल होता है गोला का, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये चीज पे आप लोग का निर्भर करता है। तो इसको आप लोग लैंग्वेज में लिखना, R है जो तार की लंबाई पे निर्भर करता है, और किस पे निर्भर करता है, इस पे निर्भर करता है। वही चीज यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला है तार की लंबाई पर निर्भर करती है, यानी कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती L का है। उसी तरह से बोला चालक अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्रफल पर आधारित है, यानी कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया 1/A। यहाँ पे देखिए 1/A भी है। ठीक है, और बोला चालक का प्रतिरोध रो पर भी निर्भर करता है, यानी कि R अनुक्रमानुपाती रो। तो यहाँ पे देखिए R अनुक्रमानुपाती रो। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए ये फार्मूला बन गया। तो ये क्या कैसे बने फार्मूला, इसी प्रकार बन गया। यानी कि आप लोग लिख सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और लिख सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। इसको समीकरण 1 कर लीजिए, समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 से आपका ये वाला फार्मूला आ जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर B में 15 का। तो 15 का B में देखिए बोल रहा है, प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध को किस प्रकार संयोजित करें कि कुल प्रतिरोध 11 हो और 1 हो। हम लोग जानते हैं प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं या फिर समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो दोनों में बारी बारी से जोड़ के देखेंगे। सबसे पहले श्रेणी क्रम में जोड़ के देखते हैं 11 आ रहे हैं कि नहीं। तो देखिए 6 3 9 9 2 11, यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ने से मेरा 11 आ जा रहा है। अब बोल रहा है 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक श्रेणी क्रम से जोड़े हैं तो दूसरा किससे जोड़ेंगे, दूसरा को हम लोग जोड़ देंगे समांतर क्रम से। तो पहला देखिए श्रेणी क्रम से हम लोग जोड़े हैं। मान लीजिए ये R1 है, R1 2 दिया हुआ है 2 ओम। ठीक है, R2 आपका दिया हुआ है 3 ओम। ठीक है, R3 दिया हुआ है 6 ओम। ठीक है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले आप इसे क्या कीजिएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3। R1 का मान 2 3 और इसका 6, टोटल जोड़ने के बाद कितना आ गया 11 ओम। तो देखिए पहला वाला फॉलो कर गया, पहला आ गया 11 ओम, यानी कि ये सही है। तो एक इसमें है तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा समांतर क्रम में होगा। तो समांतर क्रम में क्या लिख सकते हैं, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ मान 1/2, R1 का मान 2 है, प्लस R2 का मान कितना 1/3 प्लस R3 का मान कितना 1/6। सबका एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएंगे। इस 2 को इससे काटेंगे तो 3 आ जाएंगे। ठीक है, 3 को इससे काटेंगे तो 2 आ जाएंगे, 6 को 6 से काटेंगे तो 1 आ जाएंगे। टोटल कितना आ जाएंगे, टोटल जोड़ेंगे तो 3 2 5 5 1 6, 6/6। ठीक है, इसको काटेंगे कितना आ जाएंगे 1। तो सेकंड में क्या बोल रहा था 1 ओम हो, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है 1 ओम हो, यानी कि एक तो सीरीज में जोड़ना है आपको और दूसरा वाला किस में जोड़ना है, पैरेलल में जोड़ना है। तो ये नंबर 1 का आंसर है, ये नंबर 2 का आंसर है। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 16 जो है डायनोमो क्या है, ये सब क्वेश्चन जितना भी है मोटर वाला और जनरेटर वाला डायनोमो वाला ये सब VVI है, जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन में बराबर पूछते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोग एकदम करके ही जाइएगा, ठीक है। ये देखिए डायनोमो क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो को बनावट एक कार्य का वर्णन करें, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा मतलब क्या हो गया, AC करंट का डायनेमो आपको एक तो बनाना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप लोग इसमें फिगर बनाने के लिए सीखिएगा, ठीक है। तो पहले आप समझा देते हैं, उसके बाद आप लोग फिगर बनाइएगा। देखिए विद्युत जनरेटर, तो डायनोमो क्या है, जनरेटर ही है। तो सबसे पहले लिखेगा विद्युत जनरेटर। तो विद्युत जनरेटर में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विद्युत जनरेटर में सबसे पहले हैंडल लगाते हैं, हैंडल लगा के क्या करते हैं, घुमाते हैं, और रोटेट होने के बाद कुछ देर बाद उसमें बिजली उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाता है। यानी सबसे पहले हम लोग यांत्रिक वाला काम करते हैं, जो हाथ से जो काम करते हैं हैंडल लगा के उसको यांत्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, वह एक युक्ति है, यानी कि मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सबसे पहले हम लोग यांत्रिक घुमाते हैं उसको, उसके बाद विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत जनरेटर या विद्युत जनित्र कहलाता है। तो पहला पॉइंट आप लोग को याद होगा, विद्युत जनित्र किसको कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत जनरेटर, ठीक है। और दूसरा याद रखिएगा सिद्धांत किस पे ये काम करता है, तो आप लोग याद रखिएगा इसको, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है। जब हम लोग घुमाते हैं तो उसमें चुंबक लगा हुआ रहता है और फ्लक्स को वो काटता है, ठीक है। तो किसको काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली एक इस अक्ष पर घुमाया जाता है कि उसमें विद्युत धारा प्रेरित हो जाता है। इस टाइप से हम लोग घुमाते हैं कि उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो विद्युत जनरेटर और सिद्धांत ये दो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखिए बनावट यानी कि कंस्ट्रक्शन में जो चीज फिगर में दिया हुआ उसी के बारे में हम लोग को लिख देना। आप लोग को एक बार फिगर दिखा देते हैं। देखिए फिगर आप लोग का इस टाइप का है। तो फिगर में जो भी चीज आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए क्या है, दो परमानेंट मैग्नेट है, इधर और इधर N और S, ठीक है। और बीच में क्या है, रेक्टेंगुलर टाइप का क्या है, आर्मेचर है, ठीक है। यहाँ पे दो ब्रश लगा हुआ V1 एंड V2, यहाँ दो रोटर है R1 एंड R2, यहाँ पे कार्बन ब्रश लगा हुआ है, ठीक है। इधर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो यही सब के बारे में हम लोग को कंस्ट्रक्शन में लिखना है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे दो परमानेंट मैग्नेट N और S है। अपने लैंग्वेज में भी कंस्ट्रक्शन जो होता है, बनावटी का मतलब है अपने लैंग्वेज में जो भी चीज फिगर में दिख रहा है सारा चीज लिख दीजिए, ठीक है। आपको पढ़ के सुना देते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएंगे। बनावट, विद्युत जनरेटर के मुख्य भाग निम्नलिखित है, कौन कौन सा है। पहला क्षेत्र चुंबक क्या बोलता है, डायनोमो में एक शक्तिशाली नाल चुंबक होता है जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। चित्र में M द्वारा दर्शाया गया है, किसी द्वारा दर्शाया गया, M द्वारा, ठीक है। अब इसमें देखिए खाम है, आर्मेचर किसको बोलता है, क्षेत्र चुंबक के ध्रुव के बीच क्षैतिज अक्ष पर घूर्णन करने वाली एक आयताकार कुंडली जिसे आर्मेचर कहते हैं, जिसे चित्र ABCD द्वारा आर्मेचर को दर्शाया गया। यानी कि बोल रहा है कि जो ये बीच में है, ये बीच में ये वाला है जो ABCD आयतकार है, यही क्या है आपका आर्मेचर है, ठीक है। फिर है सरल वलय, आर्मेचर के छोर पीतल के वलय से जुड़े होते हैं जिन्हें सरल वलय के नाम से जाना जाता है। चित्र के पीतल बने सरल वलय R1 और R2 से दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए एक वलय बना हुआ है, यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ देखिए एक वलय बना हुआ है, ठीक है। दो ठो वलय बना हुआ है, इसको R1 और R2 से दर्शाया गया है, उसी वलय के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं घ नंबर, कार्बन ब्रश, आर्मेचर से जुड़े सरल वलयों को कार्बन की पत्तियों से हल्का स्पर्श करती है, इन पत्तियों को कार्बन ब्रश कहा जाता है। चित्र B1 और B2 द्वारा दर्शाया गया। परिपथ में किन्हीं कार्बन ब्रश में लगे पेंचों से जोड़ा दिया जाता है। देखिए कार्बन ब्रश को यहाँ पे लगा हुआ B1 और B2, यहाँ पे लगा हुआ B1 यहाँ देखिए लगा हुआ, यहाँ B2 लगा, ये क्या ब्लैक कलर का कार्बन ब्रश लगा हुआ। और देखिए D में मोटर, क्षेत्र चुंबक ध्रुव के बीच स्थित ABCD के घुमाने के लिए मोटर की व्यवस्था होती है, जो कि वास्तव में पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन बाहा इंजन होता है। अब इसमें एक मोटर का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो सारा चीज कंस्ट्रक्शन में पूरा लिख देना है, जो भी चीज फिगर में आपको दिख रहे हैं सारा चीज अपने लैंग्वेज में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसका बताते हैं कि ये वर्किंग इसका क्या है, मतलब ये काम कैसे करते हैं। वर्किंग कुछ इस टाइप में, क्रियाविधि देखिए इसमें। देखिए वर्किंग में क्या होता है, ये जो विद्युत जनरेटर है ये काम करता है फ्लेमिंग के दक्षिणाहस्त नियम पे, यानी कि राइट हैंड रूल पे काम करता है। तो राइट हैंड रूल में होता क्या है, हम लोग तीनों उंगली की इस तरह से स्ट्रेच करते हैं कि वो 90 डिग्री के बन जाते हैं। तो ये बल की दिशा को इंगित करता है, ये मैग्नेट की ओर करता है, और ये विद्युत क्षेत्र को इंगित करता है। तब फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे जनरेटर काम करता है। तो इसमें होता क्या है, जब हम लोग हैंडल लगा के आर्मेचर को घुमाना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि ये वाला है AB है, जो AB CD की तरफ चला आता है और CD घूम के AB की तरफ चला आता है। उस वजह से CD जो कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे R2 से, और उसी तरह से AB यहाँ कनेक्ट हो जाता है R1 से, ठीक है मेरे दोस्त। तो देखिए इसी टाइप में इसमें आप लोग को बैठा के लिखना है, यहाँ पे एक बार पढ़ देते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएंगे। जब मोटर द्वारा कुंडली ABCD को चुंबक बल के क्षेत्र में चित्रानुसार घुमाया जाता है, यानी कि जो ABCD जो आयतकार है उसको हम लोग चित्रानुसार घुमाया जाता है, तब कुंडली का AB भाग ऊपर चला जाता है, AB ऊपर चला जाता है यानी कि इधर आ जाता है, और CD इधर आ जाएगा, और CD भाग नीचे जाता है, CD भाग नीचे जाता है। इस स्थिति में फ्लेमिंग के दक्षिणाहस्त नियम के अनुसार A और B की ओर प्रेरित धारा होती है। इसमें दक्षिणा के अनुसार क्या बोला, फ्लेमिंग के राइट हैंड के रूल के नियम से क्या होता है, A से B की ओर प्रेरित होता है। इस वक्त भुजा CD और C से D की ओर धारा प्रेरित होती है। इस भुजा AB जुड़ा पूर्ण विलय R1 को घनोद तथा CD से जुड़ा R2 को ऋणोद, यानी कि R1 को प्लस लेते हैं और R2 को माइनस लेते हैं, अर्थात बाह्य परिपथ धारा B1 और B2 में प्रवाहित होती है।
जब घूमते घूमते सी डी ए बी की स्थिति में और ए बी सी डी की स्थिति में चला जाता है, यानी कि फिर से ए बी है जो सी डी की स्थिति में और सी डी है जो ए बी की स्थिति में चला जाता है, यानी कि नियंत्रित बार बार यही होते रहता है। ठीक है, तब प्रेरित धारा की दिशा पहले की दिशा के विपरीत डी सी बी ए की दिशा हो जाती है। इस स्थिति में भुजा ए बी के संपर्क में पूर्ण वलय R2 तथा CD के संपर्क में पूर्ण R1 से हो जाता है, जो क्रमशः घनोद और ऋणोद का कार्य करता है। R1 R2 क्या काम करता है? घनोद और ऋणोद का, प्लस और माइनस का काम करता है। अर्थात बाह्य परिपथ में धारा B2 से B1 की ओर धारा प्रवाहित होती है। धारा किधर प्रवाहित होता है? B2 से B1 की ओर, यानी कि B2 से B1 की ओर धारा इधर प्रवाहित होती है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को कंप्लीट हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला का है जो कि हम लोग को रिएक्शन का क्या करना है? बैलेंस करना है। यहाँ देखिए पहला N2 प्लस H2 इधर क्या है? NH3। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है, यहाँ पे देखिए H कितना है? 3 है, तो यहाँ पे H कितना 2 है, तो इसको 3 बनाने के लिए आगे में क्या देना होगा? 3। तो जब आगे में 3 देंगे तो कितना बन जाएंगे? 3 दूना 6, तो यहाँ 6 बन गया। तो इसको भी हमको H को क्या बनाना है? 6। तो H को 6 बनाने के लिए हमको यहाँ पे 3 दिया हो, तो आगे में क्या दे देंगे? 2। तो देखिए 3 दूना कितना हो गया? 6H हो गया। यहाँ पे देखिए N2 हो गया, यहाँ पे भी देखिए N2 है, तो ये मेरा बैलेंस हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी की ओर। क्वेश्चन नंबर बी में है FeH2O, इधर क्या है? Fe3O4, इधर क्या है? H2। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे देखिए इसमें बैलेंस करना है आप लोगों को। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितना है? H2 है, यहाँ पे यहाँ भी H2 है, तो H2 को बैलेंस नहीं करना है। यहाँ पे देखिए O4 है, पर यहाँ पर O कितना है? ऑक्सीजन एक ही ठो है, तो यहाँ पे 4 देना होगा। तो 4 देंगे तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, और हाइड्रोजन देखिए कितना हो गया? 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ पे कितना देना होगा? 4 दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए Fe कितना है? 3 ठो है, तो यहाँ पे हम लोग को कितना देना होगा? Fe यहाँ पे 3 कर देना है। तो देखिए आप लोग का बैलेंस हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन 2 ठो बन गए। आता है क्वेश्चन सी की ओर। तो सी में देखिए क्या है? NaCl प्लस AgNO3, इधर क्या है? AgCl प्लस NO3। अब देखिए इसको हम लोग को बैलेंस करना है। ठीक है, ये आप लोग क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करना है? बैलेंस करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए NO3, यहाँ भी NO3 बैलेंस है। यहाँ देखिए NO एक ठो है, इधर भी NO एक ठो है, ये भी बैलेंस है। अब आते हैं इसमें Ag में, Ag एक है, इधर भी Ag एक है। ठीक है, इधर देखिए Cl एक है, इधर भी Cl एक है, यानी कि क्वेश्चन पूरा बैलेंस ही है। ये क्वेश्चन क्या है? बैलेंस। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यही आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन डी की ओर। तो डी में देखिए क्या है? डी में है H2Cl2, इधर क्या है? HCl। तो आपको दोनों तरफ बराबर करना है। यहाँ देखिए H 2 ठो है, यहाँ पे H एक ही ठो है, यहाँ पे 2 देना होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 देने से देखिए 2 ठो Cl हो गए, इधर भी 2 ठो Cl हो गए, ये आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ई की ओर। तो क्वेश्चन नंबर ई में देखिए Mg प्लस HCl MgCl2। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे H2 है, यहाँ पे देखिए H एक ही ठो है, यहाँ पे 2 देना होगा। तो H2 और H2, H को हम लोग बराबर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे Cl कितना है? Cl 2 ठो है, यहाँ पे भी Cl 2 ठो है, तो Cl भी बैलेंस हो गया। देखिए Mg एगो है, यहाँ भी Mg एगो है, तो ये बैलेंस हो गए। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ठीक है, 18 में मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। देखिए आप लोग को एक चित्र बनाना है, और चित्र आप लोग किसी तरह से भी बना दें, पर इसका जो नामांकन है इसको आप लोग नामांकन अच्छा से कर दीजिएगा, आपको इसमें नंबर मिल जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। देखिए लिखना क्या है? पाचन तंत्र के बारे में लिखना है। मुख से भोजन जब ग्रहण किया जाता है तो यह चबाया हुआ भोजन लार के साथ मिलकर ग्रसनी और ग्रासिका से होते हुए आमाशय में पहुंच जाता है। सबसे पहले हम लोग भोजन को मुख गुहा में डालते हैं और उसको चबाते हैं, यानी कि मुंह में डालने के बाद चबाते हैं। उस लार के साथ मिलकर क्या होता है? ग्रसनी, यानी कि फूड पाइप के द्वारा आमाशय में जाकर पहुंच जाता है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचकों रसों के साथ मिश्रित कर देते हैं। आमाशय के अंदर में क्या पाया जाता है? एक जठर रस पाया जाता है, उसको क्या कर देता है? मिश्रित कर देता है। आमाशय में प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा द्वारा पाचन होता है। आमाशय में भोजन क्षुद्रांश छोटी आंत में पहुंच जाता है। आमाशय के बाद कहाँ भोजन पहुंचता है? छोटी आंत में पहुंचता है। क्षुद्रांत में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में क्या क्या पचता है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा पचता है। पाचित भोजन का क्षुद्रांत को आंतरिक भित्ति दीर्घ रोम विलाय द्वारा अवशोषित होता है। बिना पचा हुआ भोजन विद्रांत्र बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। जो खाना नहीं पचता उसे बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। यहाँ इसमें से जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है, और अन्न पदार्थ गुद्दा और शरीर के बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार शरीर का पाचन क्रिया होता है। ठीक है, जो अन्न पदार्थ लास्ट में बच जाता है तो मल द्वारा सुबह बाहर निकल जाता है। तो पाचन तंत्र आप लोग को समझ में आ गए, इसे आप लोग बैठा के अच्छे से लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में है मानव के बच्चों में लिंग का निर्धारण को समझाएं। तो देखिए पुरुष के अंदर पाए जाने वाले कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, पुरुष के अंदर कितना जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23।
जोड़ा पाया जाता है। टोटल 46 होता है, जोड़ा में बोलेगा तो 23। गुणसूत्र में 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होता है। 22 जोड़ी गुणसूत्र लड़का और लड़की दोनों का समान होता है। ठीक है, इन्हें एक्स एक्स गुणसूत्र या अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, जो महिला का होता है उसमें सिर्फ एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, और जो पुरुष का होता है उसमें एक्स वाई दोनों पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, शेष एक जोड़ी गुणसूत्र आपस में असमान होते हैं, उन्हें एक्स वाई गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। पुरुष के शुक्राणु में समान कोशिका की अपेक्षा आधी संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात केवल 23 गुणसूत्र होते हैं। स्त्री के अंदर 22 जोड़ी अलिंग गुणसूत्र होते हैं। एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र उसके लिंग के गुणसूत्र के समान होते हैं, अर्थात एक्स एक्स होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ये लड़का का गुणसूत्र है जिसमें एक्स वाई दोनों पाया जाता है, ये विसरण के कोशिकाएं में होता है। ठीक है, ये लड़की का गुणसूत्र है जिसमें एक्स एक्स पाया जाता है, ये अंडाशय के कोशिकाएं में होते हैं, ये विसरण में होते हैं और ये अंडाशय में होते हैं। तो इसमें देखिए, ये एक्स और वाई ये दोनों दे सकता है, ये सिर्फ केवल एक्स और एक्स दे सकता है। यह शुक्राणु द्वारा निकलता है और ये अंडाणु द्वारा निकलता है। तो यहाँ पे देखिए, जब पुरुष के वृषण की कोशिकाएं विभाजित होकर शुक्राणु को उत्पन्न करती है, तब लिंग गुणसूत्र की जोड़ी टूटती है, एक्स और वाई गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। आधे गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र में पहुंचता है और शेष आधे शुक्राणु वाई गुणसूत्र में पहुंचता है। स्त्री के अंडाणुओं में पुरुष की तरह समान कोशिका की अपेक्षा आधी कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात कुल 23 गुणसूत्र हैं। ठीक है, अंड कोशिकाएं अंडाणुओं को उत्पन्न करती है, परंतु सभी अंडाणुओं में केवल एक्स गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। सेचन के समय वह पूर्णतः अवसर पर निर्भर करता है कि कौन सा शुक्राणु एक्स अथवा वाई अंडाणु को निषेचित करेगा। यदि एक्स शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो बच्चे का लिंग नर एक्स वाई होगा, परंतु वाई शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो उसे विकसित बच्चे का लिंग मादा अर्थात लड़की या एक्स एक्स होगा। देखिए, इसमें होता क्या है, आप लोग को समझा देते हैं। जैसे कि पुरुष में एक्स और वाई पाया जाता है और महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, 22 जोड़ा दोनों का समान होता है, जो लास्ट में बचता है एक शुक्राणु का एक्स अलग हो जाता है और एक वाई हो जाता है, इसमें भी अलग अलग हो जाता है। महिला लोग हमेशा गुणसूत्र में हमेशा दोनों में एक्स ही देंगे। अगर लड़का एक्स देते हैं तो एक्स एक्स मिलकर क्या हो जाएंगे, वो लड़की मतलब की पैदा होगी। ठीक है, अगर लड़का वाला वाई गुणसूत्र देते हैं और वो एक्स देता है तो उस हिसाब से लड़का पैदा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उस तरह से यहाँ पे समझाया गया है। आप लोग इसे पढ़िएगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, दोनों का लास्ट में क्या होता है, एक्स और वाई टूट जाते हैं, दोनों का एक्स वाई टूट जाता है। इसका एक्स वाई टूटता है, इसका एक्स एक्स टूटता है, और लास्ट में अगर एक्स वाई मिला तो जाके लड़का हो जाएगा, और एक्स एक्स आ गया तो फिर से जाकर लड़की हो जाती है। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है मेरे दोस्तों, इस टाइप से आप लोगों का सब्जेक्टिव का सेट 1 कंप्लीट हो चुके हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में सेट 2 के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार।